जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। तो हेडिंग डालें भी अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पद का सृजन किया था, यानी राजत्व सुधार के लिए कर क्या रहा है, तो दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज यानी सीधे सीधे से विभाग की स्थापना कर दी। इसने विभाग की स्थापना की थी, यानी राजत्व सुधार के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना कर रहा है। और तो इसका उद्देश्य क्या था, दीवान ए मुस्तखराज का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी भू राजस्व में जो बकाया था ना उसका कलेक्ट करना, यानी भू राजस्व की वसूली करना, भू राजस्व की वसूली करना। अगर आपसे पूछे कि राजत्व सुधार यानी इस राजत्व सुधार का प्रणेता कौन है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में जरूर आया था, लेकिन इसका मुख्य जो जनक माना जाता है, मुख्य नेतृत्वकर्ता उस व्यक्ति का नाम है सरफ कायनी। यानी ये सरफ कायनी के दिमाग की उपज थी। ये एक पद पर नायब वजीर के पद पर कार्यरत था और इसी के दिमाग की उपज थी सब कुछ। यानी जो कुछ इसमें सुधार किया जाएगा वो सबके सब किसके दिमाग की उपज है, वो सरफ कायनी की है। आज के बाद में कोई पूछे कि राजत्व सिद्धांत का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, तो सरफ कायनी था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यक्ति की पॉलिसी को फॉलो किया था, तो इस व्यक्ति की पॉलिसी को फॉलो किया था। इसने एक नए पद का सृजन किया था और उस पद का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज नए विभाग पद का नहीं, एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी भू राजस्व है, यानी भू राजस्व का जो कलेक्शन बचा हुआ कलेक्शन जो करना था, वो उसका इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि राजत्व सुधार को भी हम जैसे सैन्य प्रकार यानी सैन्य सुधार देखा था कि उसकी समस्या क्या थी और उसने सुधार के लिए क्या किया, तो वही दो पार्टों में बांट लेते हैं भी। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सुधार। इसके दो पार्ट है, यानी एक तरफ तो हम देखेंगे कि इसकी मूलभूत समस्या क्या है और इसने सुधार क्या किया। अब पहली यानी राजत्व सुधार में पहली समस्या क्या थी, तो जो भी एकता थी, एकता दान उपहार पेंशन के रूप में भूमि प्रदान की गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले अब यानी किसी व्यक्ति को दान देना था तो उसे एक इक्ता दे दी जाती, यानी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता। कोई उपहार देना था तो भी उसको इक्ता दे दी जाती, पेंशन के रूप में, और तो और पेंशन के रूप में भी इक्ता दे दी जाती थी। अब इस प्रकार इक्ताएं तो बंट चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इक्ताओं की जांच करवाता है। यानी ये समस्या थी और इसके सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता की जांच करवा दी, इक्ता की जांच करवाई। इससे पहले किसने करवाई थी, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बलबन ने करवाई थी, लेकिन बलबन मुख्य जो कार्य कर नहीं पाया था, लेकिन ये कर पाएगा क्योंकि बलबन का एक मित्र था। यानी एकता दो प्रकार की होती, एकता व्यवस्था में दो प्रकार की एकता होगी, यानी जो धर्म के नाम पर जो एकताएं जिन एकताओं का आवंटन किया गया था, बलबन उन्हें वापस लेना चाहता था, लेकिन बलबन का एक मित्र था जिसका नाम था फखरुद्दीन के कहने पर उसने ये कार्य नहीं किया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी वो सब कुछ कर जाएगा। इसने तो और उलेमाओं को जो भी भूमि दान दी गई थी वो सब छीन लेगा भी। एकता की जांच करवाई। एकता की जांच में इसने क्या किया, जो एकता जिसे दी गई है क्या वास्तव में वो उसका उपयोग कर रहा है,
जो उपयोग कर रहा है, यानी जो एकता जिस व्यक्ति को प्रदान की गई है, क्या वास्तव में वो उस एकता का उपयोग कर रहा है या नहीं, ये इसकी जांच करवाता है। और तो 3 वर्ष से अधिक एकताओं की जांच करवाई, एकताओं की जांच, यानी 3 वर्ष से अधिक जिनके पास में एकता थी उसकी भी जांच करवाता है, क्योंकि एकता ट्रांसफर हो जाती है 3 साल के बाद में। लेकिन इससे पहले थोड़ा समस्या थी। कुछ नाम है, जैसे एकताओं के नाम थे। एक एकता थी जिसका नाम था मिल्क। होता क्या है अभी बताता हूं। मिल्क का मतलब वैसे तो वफ, मिल्क, वफ। और तीसरी एकता का प्रकार है इदरात। मिल्क एकता वो थी जो राज्य द्वारा प्रदत्त की जाती थी, यानी किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदत्त, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया है तो अच्छा कार्य करने के स्वरूप उसे मिल्क दिया जाता था, यानी राज्य द्वारा एकता दे दी जाती थी। वफ क्या होता था? वफ का मतलब धार्मिक सेवा के लिए दी गई भूमि, धार्मिक सेवा के लिए दी गई भूमि। और इदारत क्या होता था? इदारत का मतलब होता है पेंशन के रूप में दी गई भूमि, पेंशन के रूप में दी गई भूमि। यानी एकताओं की जांच करवाता है। एकता जिस व्यक्ति को दी गई थी, क्या वास्तव में वो उसका उपयोग कर रहा है। 3 वर्ष से पूर्व की एकताओं की जांच करवाता है। और तो और इसने मिल्क, वफ और इदारत, इन एकताओं की भी जांच करवाई। इन एकताओं की जांच करवा कर ये क्या करता है, इसने सभी भूमि को एक करके, यानी ये तीनों की तीनों, इन सभी भूमि को एक करके इसका विस्तार खालसा भूमि के रूप में कर दिया, करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। यानी अब ये भूमि होगी वो किसकी होगी? वो केंद्र की होगी। अब ये एकताएं इनसे छीन ली गई वापस। तो आई होप समझ में। यानी जो भी एकता थी, जो दान में दी गई थी, उपहार में दी गई थी, या पेंशन के रूप में किसी व्यक्ति को दी गई थी, यानी मिल्क है, वफ है, इदारत, इन सब के रूप में दी गई थी, उन एकताओं को अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी वापस ले लेता है। और वापस ले लेकर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक प्रश्न स्टार लगा के लिख लेना भी, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार किसके समय होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय होगा। और तो इसने एकताओं की जांच करवाई। इनके अलावा और भी कार्य करता है। इसने द्वाब क्षेत्र है ना, यानी गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है, द्वाब क्षेत्र, द्वाब की एकताओं का आवंटन बंद कर दिया। द्वाब की एकताओं का, द्वाब में एकताओं का आवंटन बंद, में एकताओं का आवंटन बंद, यानी द्वाब क्षेत्र में अब तक एकता प्रदान की जा रही थी एकतादारों को, वो बंद कर देता है। और इसने बंद करके क्या कर दिया, यहां पर नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, नगद वेतन देने की शुरुआत कर देता है। तो ये भी इसने एक सुधारात्मक प्रयास किया था। यानी द्वाब क्षेत्र था, द्वाब क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि भूमि है, वो द्वाब क्षेत्र की जो भी एकता थी उसमें अच्छी उपज होती थी, अच्छी उपज जिन एकतादारों की हो रही थी वो अमीर बन रहे थे। इसको इस बात का पता था, यानी द्वाब क्षेत्र का इसको नॉलेज था, इसलिए इसने द्वाब की एकताओं का आवंटन बंद किया। और यानी स्वयं खालसा भूमि में विस्तार करता है इसका। और जिनके पास में जो एकता थी उसको उस एकता की बजाय उसे नगद वेतन देने की शुरुआत कर देता है। तो ये इसकी मूलभूत समस्या थी और ये इसने सुधारात्मक प्रयास किया था। तो 1 नंबर जो समस्या थी वो मैंने बता दी। अब देखते हैं दूसरी समस्या, यानी राजत्व सुधार में और क्या समस्या थी और उसका क्या सुधार किया गया था। दूसरी समस्या ये थी कि भूमि का माप ही नहीं था, भूमि का माप नहीं, यानी सही भूमि का माप नहीं था। कोई माप इकाई के द्वारा कोई भूमि ही मापी गई नहीं गई। मान लीजिए मेरे पास में कोई एकता है, मुझे मिली है 600 एकता मान ली, लेकिन 600 की बजाय मैं किसकी कितनी एकता ले लिए बैठा हूं, 750 कोई क्योंकि भूमि का कोई माप पत्ती नहीं है हमारे पास में, तो भूमि का सही माप पत्ती नहीं थी। तो ये इसका क्या करता है कि भूमि की पैमाइश करवाई इसने,
यानी माप करवाया इसने सर्वप्रथम। तो ये स्टार लगा कर लिख लेना भाई, सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करवाई गई। बलबन ने सिर्फ और सिर्फ एकताओं की जांच करवाई थी, लेकिन भूमि की पैमाइश नहीं करवाई। इसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करवाई थी। पैमाइश का मतलब क्या होता है, माप करवाई थी। और इसके लिए इसने जिस पद्धति का सहारा लिया था, यानी कोई ना कोई पद्धति के द्वारा ही माप होता है, तो जिस पद्धति का सहारा लिया था उसका नाम था मसाहत। मोस्ट लगाओ भी, सीधा डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है मसाहत क्या है। तो भूमि के यानी भूमि मापन की एक पद्धति है, उसे कहते हैं मसाहत। और इस मसाहत की कोई इकाई क्या थी, मसाहत की इकाई, मसाहत की इकाई क्या है, तो ये आपने नाम सुना होगा बिस्वा। मसाहत की इकाई क्या थी, तो बिस्वा। आज भी चलता है वर्तमान में बिस्वा। तो बिस्वा पद्धति जो लागू की थी वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दिल्ली सल्तनत काल में। तो ये आप लिख सकते हैं, यानी बीघा का 20वां हिस्सा होता है बिस्वा। बीघा का, एक बीघा का 20वां हिस्सा। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है भी मसाहत क्या है। तो मसाहत क्या है, तो भूमि में पैमाइश की एक पद्धति है, आप सभी जानते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा हम काटते हैं, किसमें मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, गज के द्वारा नहीं मापा जाता क्या, तो वो एक पद्धति है नहीं। तो इसी प्रकार ये एक पद्धति है भी। यानी मान लीजिए कोई लिक्विड है, दूध मान लीजिए, दूध को मापने की इकाई क्या है, लीटर नहीं है क्या। तो ये एक पद्धति है मसाहत, और इसकी इकाई क्या है, तो बिस्वा है भी। समझ में, यानी भूमि का माप नहीं था। माप की इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश किसने करवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करवाने वाले सुल्तान का नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने किस पद्धति के द्वारा, मसाहत, इकाई क्या थी, तो बिस्वा थी। और क्या करता है ये भूमि के माप वाली समस्या क्लियर हो जाती है। इसकी थर्ड समस्या क्या थी, 3 नंबर समस्या, वो देख लेते हैं। यानी अब तक जो टैक्स लग रहा था, टैक्स बोलो कर बोलो, यानी समस्या ये थी कि टैक्स या कर अनुमान पर आधारित था, अनुमान पर आधारित। यानी मान लीजिए मेरे पास में ये एकता है, और इस एकता की कुल आय थी, यानी अनुमानित आय कितनी है, 10,000। और मुझे अनुमानित आय का मान लीजिए 60% टैक्स देना था, जितना भी मान लीजिए 6,000 टैक्स देना था। और इस एकता की यानी अनुमानित आय कितनी, 10,000, और वास्तव में इसमें हुई कितनी रही है, 6,000 की, 6,000 ही हो रही है, और इसे टैक्स भी कितना देना पड़ रहा है, 6,000। तो इस वजह से एकतादार भी निराश थे, क्योंकि अनुमानित आय के आधार पर उनको टैक्स ज्यादा लग रहा था, क्योंकि अब तक कोई वास्तविक आय का ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी वास्तविक आय का कोई स्रोत नहीं था। तो ये इसने ये समस्या समझी, और इसने क्या किया कि वास्तविक आय के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया। तो सर्वप्रथम आप लिख सकते हैं भी, वास्तविक आय के आधार पर, वास्तविक आय के आधार पर सर्वप्रथम कर का निर्धारण किया। कर का निर्धारण, तो ये भी दिल्ली सल्तनत में पहली बार हो रहा है, वास्तविक आय के आधार पर। यानी इससे पहले जितने भी सुल्तान थे वो अनुमानित आय के आधार पर टैक्स लेते थे, लेकिन इसने क्या किया कि वास्तविक आय के आधार पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। यानी पहले भूमि जो एकता थी उसमें ये वास्तविक आय का पता लगाया गया कि वास्तव में इसकी आय कितनी थी। मैंने बताया था कि 10,000 वाली इसकी वास्तविक आय कितनी थी, तो 6,000 ही थी। यानी ये कोई एकता है, एकता की वास्तविक आय कितनी है, 6,000। अब टैक्स जो लगेगा ना, इस 10,000 पे नहीं, 6,000 पे लगेगा। तो पहली बार वास्तविक आय का। और तो इसने क्या किया कि दिल्ली एवं दोआब क्षेत्र, यानी दोआब के क्षेत्र में, दोआब के क्षेत्र प्लस दिल्ली, दिल्ली के निकट, दिल्ली के क्षेत्र में कर की दर 50% कर दी गई। दिल्ली के क्षेत्र में कर की दर 50% कर दी, तथा कर है ना अनाज के रूप में लिया जाता था, तथा कर अनाज के रूप में लिया जा रहा है। कर नकद नहीं लिया जा रहा है इस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में नकद और
अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन यहाँ मोस्टली क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया, अनाज के रूप में लेता था, कर अनाज के रूप में लिया जाता ताकि भविष्य में जब भी कभी अनाज के कोई अकाल पड़ जाए तो अनाज की कमी ना हो जाए, यानी अनाज का स्टोरेज कर रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी दूरदर्शिता का परिणाम है। मुख्यतः जो कर वसूली थी ना इसकी, वो नकदी पर आधारित थी। मुख्यतः कर वसूली नकदी थी भी, यानी जो भी जितना भी टैक्स लेता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो सबका सब इसने क्या किया कि नकद के रूप में लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र में और दोआ वाले क्षेत्र में इसने क्या किया, अनाज के रूप में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ अनाज भी खूब होता था और तो और इसका ये दूरदर्शिता का परिणाम था कि कभी अकाल पड़े तो हमारे पास में अनाज की कमी ना हो जाए। तो ये भी इसने इस समस्या का समाधान कर दिया। नेक्स्ट समस्या था क्या थी, तो मध्यस्थों का जाल था भी। मध्यस्थों समझते हैं आप, मीडिएटर, मध्यस्थों का जाल, मध्यस्थों का जाल। इस समय तक 3 अधिकारी थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी। खूत, मुकद्दम और चौधरी, यानी ये 3 प्रकार के मध्यस्थ हुआ करते थे। अब ये इनका कार्य क्या था, यानी इनको एकता दी जाती थी। इस एकता से रेवेन्यू कलेक्ट करके दिल्ली कौन भेजता था, तो ये भेजते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इनके अधिकार छीन लेता है भाई। खुद को जमींदार कहा था अमीर खुसरो ने, यानी जमींदार। और इसका वर्णन कौन कर रहा है, खुसरो ने वर्णन किया है। खुसरो ने वर्णन, खुद को जमींदार कह रहे हैं। मुकद्दम गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति यही होता था भाई। चौधरी, चौधरी एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है भी। सॉरी, मुकद्दम एक अरबी भाषा का, ये तो हिंदी भाषा का है। चौधरी सॉरी, मुकद्दम एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। चौधरी हिंदी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, तो मजबूत व्यक्ति। हिंदी भाषा का शब्द। इस चौधरी का तात्पर्य क्या होता है, तो चौधरी का तात्पर्य ये होता है मजबूत व्यक्ति, यानी जो अपने आप में मजबूत होते हैं वो चौधरी लगा सकते हैं। मुकद्दम का मतलब चौधरी से ही है, बस ये अरबी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का है, यानी 2 भाषाओं के अलग अलग शब्द है, बाकी उनका मतलब अंतर कुछ नहीं है। मुकद्दम गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, ये भी हिंदी भाषा का ही शब्द है। और मजबूत व्यक्ति होगा, वो गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा भी। इनके पास में 2 प्रकार के, यानी एक खुद मुकद्दम चौधरी है, ये 2 प्रकार के टैक्स कलेक्ट करते थे। कौन कौन से टैक्स लेते थे, एक टैक्स का नाम था जिसका नाम था किस्मत एक होती। किस्मत एक होती, किस्मत एक होती, कुल आय का 1/10वां भाग लिया जाता था इनके द्वारा, यानी ये हमें किस्मत से प्राप्त हो रहा है। एक लेते हुकुम एक होती, दूसरा टैक्स इनके द्वारा लिया जाता था हुकुम एक होती, हुकुम एक होती। तो ये याद रखेंगे भी, हुकुम एक होती। कितना टैक्स होता था, तो 2.5% लेते थे, यानी जो बिकता थी, यहाँ जितनी आय होती थी उस आय का 2.5% तो ये लेते थे, और ये किस्मत वाला का भी लेते थे 10%, तो ये भी ले लेते थे। तो ये समस्या थी, मध्यस्थों का जाल था। अब ये देखो, इनके पास में टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्वाधिक टैक्स तो ये कलेक्ट हो रहा है, और अमीर तो ये हो रहे हैं, यानी 10% ये रख लेते, 2.5%। और तो और इनको ये छूट थी कि ये अपनी जमीन का कोई टैक्स नहीं देते थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आते ही इस समस्या का समाधान क्या करता है, मध्यस्थों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया इसने। मध्यस्थों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया इसने, उन्मूलन यानी पूर्णतः ही खत्म कर दिया इसने। बर्नी इनके बारे में लिखता है, बर्नी ये लिखता है कि ये खुद मुकद्दम चौधरी, यानी चौधरी व बर्नी लिखता है कि चौधरी और बलहार,
चौधरी और बलहार, बलहार मतलब किसान, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में बर्नी ये लिखता है कि खूत मुकद्दम चौधरी है, ये सब के सब बराबर हो जाते हैं, बलहार यानी किसान के बराबर हो जाते हैं। और तो और बर्नी ये लिखता है कि इससे पूर्व जो भी चौधरी होते थे वे रेशमी कपड़े पहनते थे, पान खाते थे, यानी रेशमी कपड़े पहनते थे, अरबी घोड़े से चलते थे और पान खाते थे। लेकिन अब इनकी हालात ऐसी हो चुकी है कि अरबी घोड़े तो छोड़ो, ये मुसलमानों के घर पर बर्तन साफ करने, ये बात बर्नी ने लिखी है। और किन के लिए लिखी है? तो ये चौधरी खूत मुकद्दम, यानी खूत मुकद्दम चौधरी के लिए। चौधरी ये मजबूत व्यक्ति था, इसके लिए इसका उल्लेख कर रहा है ये। तो दोबारा समस्या क्या है? तो मध्यस्थों का जाल। मध्यस्थ 3 प्रकार के होते थे, खूत मुकद्दम चौधरी। खूत का मतलब जमींदार है, बर्नी को यानी खुसरो इसका वर्णन करता है। मुकद्दम का मतलब क्या है? तो गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। अरबी भाषा का शब्द है, चौधरी का यानी हिंदी भाषा का शब्द है, और इसका तात्पर्य क्या होता है? तो मजबूत व्यक्ति। ये 2 प्रकार के टैक्स लेते थे, किस्मत एक होती और हुकुम एक होती। वो 1/10 था, ये 2.5% था। ये इन्हें किस्मत से मिलता था, ये 2.5% तो लगता ही लगता था। इनको ये छूट थी कि इनके पास में जो बिकता थी इसका कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, यानी इनकी जो भूमि थी वो टैक्स फ्री रहती थी, इसलिए ये सबसे ज्यादा अमीर हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी यानी क्या करता है? तो इनका पूर्ण उन्मूलन कर देता है, यानी इनके जो भी अधिकार थे इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब अधिकार छीन लिए जाएंगे तो सीधा सीधा मतलब है ये अधिकार छीन लिए जाएंगे। बर्नी इनके बारे में लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में चौधरी और बलहार, यानी बलहार का तात्पर्य है किसान, किसान दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर कैसे हो गए भी? तो ये दोनों टैक्स इसने खत्म कर दिए। बर्नी ये लिखता है कि चौधरी के लिए लिखता है कि अरबी घोड़े से चलते थे, मुंह में पान रखते थे, और तो और मुल्तानी रेशमी कपड़ा पहनते थे। आज इनके घर की औरतें मुसलमानों के घर में बर्तन साफ करती है। इनकी हालात ये कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि इनके जो अधिकार थे वो क्षेत्र सब छीन लिए गए थे। तो ये समस्या थी, ये इसका समाधान था। नेक्स्ट समस्या देखते हैं भी, राजस्व की पूर्ति कैसे करता है, यानी जो रेवेन्यू था उसका कलेक्शन कैसे करता है। राजस्व की पूर्ति, इसके लिए यानी अब टैक्स है, टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाए? टैक्स कलेक्शन भी अपने आप में एक समस्या होती है। तो इसने एक नवीन कर लगाए कुछ, तो उन नवीन करों में बात करें, सर्वप्रथम बार लगा रहे चरी कर, और एक और है घरों कर। 2 प्रकार के तो नवीन कर लगाए, चरी कर और घरों कर। सल्तनत काल में पहली बार ये टैक्स लग रहे हैं। चरी कर का मतलब क्या है? तो चारागाह पर भी टैक्स देना पड़ता था। चारागाह यानी किसी व्यक्ति के पास में अगर चारागाह है तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। घरों कर यानी घर का भी टैक्स लगेगा। तो ये 2 नवीन कर है, और ये सर्वप्रथम बार हो रहे हैं सल्तनत काल में, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे और इससे पहले किसी ने लगाए। मुसलमान व्यापारी था जो अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान व्यापारियों को कुछ राहत देता है। मुसलमान व्यापारियों पर टैक्स का जो कर था वो 5% कर दिया था इसने। मुसलमान व्यापारी, इनके ऊपर टैक्स कितना कर दिया? तो 5%। जबकि हिंदू व्यापारी कितना, हिंदू व्यापारियों के ऊपर टैक्स कितना लगता था? तो ये परसेंट लगता था 10 भी। और खुम्स में हिस्सा कितना होता था? तो खुम्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि खुम्स का हिस्सा 4 इसने 1 कर दिया था। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बता दिया खुम्स में हिस्सा, तो वो वही 4:1 कर दिया था। यानी खुम्स अब केंद्र ज्यादा रखेगा, केंद्र 80 रखेगा, 20% आपको मिलेगा। तर्क ये दिया था कि आप वेतन भोगी सेना, अब तो वेतन मिल रहा है। और तो और ये इसके लिए यानी सैनिकों के लिए बाजार व्यवस्था भी लेकर आएगा, यानी कंटेन व्यवस्था भी लेकर आएगा। वो सब सुधार में हम बाजार व्यवस्था में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यानी राजस्व की पूर्ति के लिए नवीन कर लगाए जाते हैं। नवीन कर चरी कर और घर कर। चरी कर चारागाह पर लगता था, घरों कर का घर पर लगता था। मुसलमानों के लिए 5% टैक्स था, यानी ये कोई इस्लाम धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे। इसमें हालात ये थे कि मुसलमान कोई व्यापारी नहीं थे। मुसलमानों को व्यापार में प्रोत्साहन के हेतु इसने कितना परसेंट टैक्स कर दिया था? 5%। जबकि हिंदू व्यापारियों पर 10%। खुम्स में हिस्सा कितना था? तो 4:1 था। तो लास्ट पढ़ते हैं इसका राजस्व सिद्धांत में। मध्यस्थों का जो बोलबाला पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा रह गया था, मिस कर गया था, मैं उसी को बता देता हूँ।
यानी जो मध्यस्थों का बोलबाला था, मध्यस्थों का बोलबाला, यानी जो कूट मुकदम चौधरी थे, ये इनके ऊपर सीधे केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति कर देता है। यानी इससे पहले कितने थे? कूट मुकदम चौधरी थे। अब कूट मुकदम चौधरी को हटाया जाता है और गांव पर कौन से अधिकारी? सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति। कुछ कर्मचारियों के नाम है जिसमें आमिल है, गुमास्ता है, आमिल, गुमास्ता, आमिल है, गुमास्ता है, मोह रिसल है, नंद सिन्हा है, और नंद सिन्हा। ये 4 प्रकार के अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। एक और तो ये सारे के सारे अधिकारी किस पर है? ग्रामीण क्षेत्र पर नियुक्त किए इसने। ग्रामीण क्षेत्र पर नियुक्त किए थे भी। ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या क्या देखते थे? तो सिंचाई व्यवस्था ये देखते थे, यानी इनका काम क्या था? तो सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। इनका काम क्या था? तो कर वसूलना, यानी अब वर्तमान में कर कौन वसूलेंगे? तो ये वसूलेंगे। अगर कोई भूमि में, यानी कोई भूमि बंजर हो गई है तो भूमि में कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसका कार्य भी, इसकी जिम्मेवारी भी किसकी है? तो इनकी है भी। और तो और इनका काम था बही खाता का निरीक्षण करना, बही खाता का निरीक्षण। तो ये कार्य भी ये कौन करते थे? तो यही करते थे भी केंद्रीय कर्मचारी। यानी जो मध्यस्थों का बोलबाला था, मध्यस्थों के बोलबाला के लिए इसने 4 अधिकारी और ले आया था, और अधिकारियों का नाम थे आमिल है, गुमास्ता है, मोहसिसल और नंद सिन्हा। ये 4 अधिकारी हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त होते हैं। सिंचाई व्यवस्था, कर वसूली, भूमि सुधार और बही खाता निरीक्षण ये सब करते थे। और एक कमेंट जो मैंने नहीं लिखा था वो बता देता हूं। बर्नी, यानी बर्नी चौधरियों के लिए क्या लिखता है? तो बर्नी चौधरियों के लिए लिखता है भी, बर्नी ने ये लिखा है कि पूर्व में चौधरियों की स्थिति ये थी, यानी जो भी कूट मुकदम चौधरी थे, अलाउद्दीन खिलजी जब इनके टैक्स यानी इनके अधिकार क्षेत्र छीन लेता है, इससे पूर्व में इनकी स्थिति क्या थी? तो ये उल्लेख करता है कि ये अरबी घोड़े से चलते थे, अरबी घोड़े से चलते थे, यानी इतने अमीर थे कि अरबी घोड़े चलते थे। और तो पान, मुंह में पान रखते थे, मुंह में पान, और मुल्तानी रेशमी कपड़ा पहनते थे भी, बहुत महंगा आता है ये भी, मुल्तानी रेशमी कपड़ा पहनते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इनका जैसे ही, यानी जो खुद हुकूम एक होती है और किस्मत एक होती है, अधिकार क्षेत्र जब छीन लिए जाते हैं तो इनके हालात, मैंने अभी बताया था कि हालात कैसी हो गई थी, चौधरी और बल्हार दोनों बराबर हो गए थे। आज इनके घर की महिलाएं, यानी इसके बाद आज इनके घर की महिलाएं